गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज आ रही है बेटा प्रॉपरली? आवाज सबको प्रॉपरली आ रही है? ओके बेटा। तो कल जो है हम लोगों ने थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया था कल तक, और एक बच्चे ने सवाल मुझसे ये पूछा था कि न्यूक्लियस में जब थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास थे तो स्टेबिलिटी तो सर इससे आ जाती, मतलब तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं थी, मतलब ऐसा बच्चे ने सवाल पूछा था, है ना। लेकिन ग्रुप पे नहीं पूछा था, अलग से पूछा था। और आप कोशिश करें ज्यादातर बच्चे जो भी सवाल पूछें ग्रुप पे पूछें, है ना बेटा, कोशिश करें। पर यदि आपको ऐसा बहुत शर्म लग रही है, लग रहा है कि मेरा सवाल बहुत स्टूपिड है, कोई हंसे ना, तो अलग से पूछ लो। लेकिन यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप सवाल ग्रुप पे ही पूछो, ठीक। उससे क्या होता है, सभी लोगों का फायदा होता है। और मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस जो आते हैं उसमें से मैं ग्रुप के मैसेज जल्दी चेक कर लेता हूँ बेटा। तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब चीजें पास पास आती है ना, तो जब वो इनिशियली पास पास आती हैं तो अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन भी होता है और साथ में अट्रैक्शन भी होता है। पर जब चीजें एक हद से ज्यादा पास आ जाती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, एक हद से ज्यादा यदि आप पास लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे, तो क्या होगा कि चीजों में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काउंटरएक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये आगे चैप्टर आएगा गैसियस स्टेट, उसमें हम बात करेंगे कि जब चीजें पास पास, या केमिकल बॉन्डिंग में भी बात करेंगे, जब चीजें पास पास आती हैं तो एक हद तक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं। लेकिन यदि एक हद से ज्यादा पास आ जाए तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होने लग जाते हैं। तो न्यूक्लियस एक्चुअली स्टेबल होता कैसे है, तो वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि मीसॉन्स जो होते हैं, मीसॉन्स होते हैं, दे आर द स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल ही हैं, पर क्या है एग्जैक्टली वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना बेटा। कोई भी नई चीज खोल दो और एकदम बताना चालू कर दो तो बच्चे को फिर समझ में नहीं आता, है ना। तो इसलिए आप सिर्फ इतना ही याद रखना, मीसॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। और आज मैंने आपको लिख के भी दिया है मीसॉन्स के बारे में, वो यही बात कि मीसॉन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन ये था कि थॉमसन का मॉडल जो है उसमें एटम की, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एक्चुअली होती कैसे है, एटम की स्टेबिलिटी होती कैसे है। तो बच्ची ने ये बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतने ज्यादा पास पास है तो उनके अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मैंने जवाब ये दिया है आपको कि बहुत बढ़िया थॉट है बच्चे का। लेकिन होता क्या है कि जब एक हद से ज्यादा चीजें पास आ जाती हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन विल बी द डोमिनेटिंग फोर्स एट दैट टाइम। चलो खैर, ये बात खत्म हुई। अब आगे पढ़ते हैं अपन बेटा, और इधर उधर के सवाल बिल्कुल मत पूछो जिनका अभी क्लास से कोई लेना देना नहीं हो, प्लीज, है ना, अवॉइड सच क्वेश्चंस प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा को अपन चालू करते हैं, आज की बातें। तो आज हम पढ़ने वाले थे रदरफोर्ड का मॉडल, है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स लिए, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए और लेकर के, अल्फा पार्टिकल कैसे लिए उसने, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, है ना, मान लो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर ले लिया, इसके अंदर रखा था रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब ऐसा एटम्स होते हैं कुछ जो आप, जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, और जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, अपने न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग पार्टिकल्स को छोड़ते रहते हैं, है ना। जैसे कभी वो अल्फा पार्टिकल छोड़ सकते हैं, कभी प्रोटॉन छोड़ सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन छोड़ सकते हैं, या और कोई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल को छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियस अपने आप को
स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा करता है। सभी पार्टिकल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती है, जनरली जिनके मास बहुत हाई होते हैं एटम्स के, उनमें रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे 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 प्रोटॉन्स की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ती है, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो मैंने आपको बताए थे कि मीसॉन्स होते हैं, जो इसके कारण एक न्यूक्लियस बंधा रहता है, जिसके कारण एक न्यूक्लियस बंधा रहता है, वो न्यूक्लियस जो है फिर मीसॉन्स के फोर्सेस के कारण बंधा नहीं रह पाएगा। मतलब जो मीसॉन्स के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो उतने ज्यादा अफेक्टिव नहीं रह जाएंगे जितना रिपल्सिव फोर्स अफेक्टिव हो जाएंगे जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? क्या सबको समझ में आ गई ये बात? क्लियर थी बात? हाँ, कल मैं जरूर ये पॉइंट बताना भूल गया था, जो था डेविएशन, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो जो एनोड रेज थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गई थी, which proves that एनोड रेज हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, which proves that the anode rays has positive charge। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था, वो मैंने अभी आपको बोल दिया कि क्या हुआ था कि एनोड रेस को जब क्रॉस किया गया था, वैष्णवी बेटा आप पढ़ाई नहीं करते हो ऐसा मुझे लग रहा है, सच बोलूं तो, क्योंकि आपका सवाल ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ना आपने कल का लेक्चर सुना और ना जो मैंने लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके अलग से यूट्यूब पे डाला वो आपने देखा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल कल मैंने समझाया था आपको बहुत डिटेल में, और यदि ऐसे काम चलेगा बेटा तो आप ज्यादा सीख नहीं पाओगे बच्चे, है ना। तो प्लीज बी अटेंटिव इनटू द क्लास। देखो रागनी ने एकदम आंसर सही दे दिया, उसने बोलिया हीलियम न्यूक्लियस होता है। वैष्णवी आप भी उसी क्लास में पढ़े हुए हो, रागनी भी उसी क्लास में पढ़ी हुई है, तो क्या कारण है कि आपको याद नहीं है जो चीज कल काफी डिटेल में हमने डिस्कस करी है ना। हाँ, यदि आपने बेटा लेक्चर मिस किया है तो प्लीज सी द लेक्चर, दैट इज व्हाई आई गिव यू द लेक्चर, है ना। चलो, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो था वो ले लिया, है ना, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्होंने ले लिया, और लेकर के यहाँ से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे ऑब्वियसली, इधर से क्या होंगे, बाहर जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। और इसको एक कवरिंग लगा दी लेड की, पीबी की कवरिंग लगा दी लेड की, है ना, लेड लिख देता हूँ, लेड से इसको कवर कर दिया गया। वो इसलिए बेटा कि अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो यहाँ वहाँ स्कैटर होंगे, तो ये सब बहुत हाई एनर्जी से बाहर निकलते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी होती है इनमें। तो यदि ये ऐसे रूम में घूमते रहेंगे तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाले उनका ही कचरा हो जाएगा बेचारों का, समझ रहे बात को। तो इनको एक डायरेक्शन हमको देना है, तो सिर्फ एक आउटलेट बना दिया इनके लिए, ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट में चले जाते हैं, ठीक। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लगा दी बच्चों, आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है मुझे पता है, 9th-10th क्लास में। एक गोल्ड फॉइल लगा दी और अल्फा पार्टिकल्स को जाने दिए। और यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई हुई थी, कुछ इस तरीके से जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी लगाई हुई थी। अब क्या हुआ कि सर बट हाउ दैट, दिव्यांश आप बेटा क्वेश्चन ही पूछते हो बस, आपको क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट ज्यादा है, सुनने में इंटरेस्ट कम है मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुको। हाउ दैट मटेरियल, नो यूज ऑफ क्वेश्चन, है ना। वो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई मटेरियल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन भेज सकता है, कोई अल्फा पार्टिकल भेज सकता है, ठीक है। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चे, है ना। हाउ लेड स्टॉप्स गामा रेज, गामा रेज की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है कोई एटम। हर मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, है ना। अब जैसे मान लो लेड की अपनी प्रॉपर्टी है, लेड खुद एक हैवी पार्टिकल होता है, तो वो कैप्चर कर सकता है अल्फा पार्टिकल, वो उसकी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो बात को। अब वो एग्जैक्टली कैसे करता है, इतना माइन्यूट साइंस हमको नहीं पढ़ने की जरूरत है और ना ही हम समझ पाते हैं, समझ रहे हो बात को ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बस इतना आपको जानना है, ठीक। तो ना प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड स्टॉप आस्किंग मेनी 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 क्वेश्चंस, बिकॉज अपन क्लास आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, आप ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछोगे
जो क्वेश्चन आप पूछो और मैं नहीं बताता और एग्जाम में आ जाए, तो क्लास की स्पीड को कम करके कोई फायदा नहीं है। पता है इससे नुकसान ये होगा बेटा कि अपन काम की बातें डिस्कस कम कर पाएंगे, क्योंकि डिस्कस करने को बहुत ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? तो हैव सम कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, पुट दोस क्वेश्चंस ऑन द डाउट ग्रुप, और मैं आपको क्लियरली ये बात बोल दूंगा इररिलेवेंट, तो उसमें बुरा नहीं मानना अपन को, है ना? क्योंकि नहीं तो आपने कोचिंग क्यों लगाई? यदि आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता तो आप कोचिंग क्यों लगाते? आपने जो इतना सारा पैसा दिया वो किसके लिए दिया? बहुत लोग हैं बेटा जो कि सस्ता भी पढ़ाते हैं, मतलब रिलेटिवली एलन की फीस काफी हाई है एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो इतना पैसा क्यों लेते हैं बेटा? उसका कोई ना कोई कारण होगा ना बच्चे, जो मैं बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा। तो आपको मुझे ध्यान से सुनना है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? ऐसा करना है। बाकी आप क्वेश्चन पूछो, हाँ ये होगा कभी कभी मैं आपसे बोल दूंगा क्वेश्चन इररिलेवेंट है, छोड़ दो इसको, तो आप बिल्कुल बिना शक और शुबा के, बिना किसी को ऐसा मुंह बनाए हुए अरे यार सर ने मेरा ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, छोड़ दे। ठीक है ना बच्चे? चल, तो सुनो, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था। रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, यूरेनियम ले सकता था, रेडियम ले सकता था, ऐसे कोई नहीं पूछता आपसे कौन सा मटेरियल लिया, है ना? तो रेडियो लिख दूंगा मैं कौन सा मटेरियल लिया। यहाँ एक लेड कवरिंग लगाई, बिकॉज लेड एब्जॉर्ब्स अल्फा पार्टिकल, है ना? लेड क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी अल्फा पार्टिकल जो ओपनिंग है उससे सीधे निकल जाते हैं ना। और ये गोल्ड फॉइल लगाई थी यहाँ पर। कौन सी फॉइल लगाई थी? गोल्ड फॉइल, विच वॉज वेरी वेरी थिन। अब कितनी थिन थी ये कोई आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप कितनी कितनी मोटी गोल्ड फॉइल जो है लगाई थी उसने, 10⁻⁴, 10⁻³ कितनी मोटी थी। कोई आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है इन जनरल। फिर भी आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल लगाई थी। 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल लगाई थी। तब भी बेटा इसमें 500 लेयर थी एटम्स की, क्योंकि एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है ना। देखा क्या? क्या देखा उसने? उसने ये देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल थे, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये अल्फा पार्टिकल बच्चों सीधे निकल गए। ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, वो डेविएट नहीं हुए। अराउंड 99.9%, around 99.99% alpha particles, 99.9% alpha particles went straight, went straight without any deviation, any deviation। कोई बात नहीं, जा सकता था। अल्फा पार्टिकल का मास काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से तो लगभग 8000 गुना बड़ा, और प्रोटॉन के मास से। बेटा सब लोग को बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चों? दे रहा है दिखाई? सबको दे रहा है बेटा, जिसको नहीं दे रहा है वो मीटिंग से क्या करेगा, सबको पता है ना? तो और थोड़ा पीछे कर देता हूँ इसको, एक सेकंड, गिर गिरा ना जाए, बैलेंस की प्रॉब्लम है। सही जगह रखा था वो। ठीक है बेटा, अब सुनो, थोड़ा सा वहां पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है क्या कुछ? हाँ रुको, नहीं रिपीट रिपीट तो मैं करूंगा ही नहीं, कोई बात, मैं आपको एक बार बता दूं। हाँ चल, अब चेक कर लेते हैं एक बार पहले की तुलना में कैसा है, क्योंकि बोर्ड अभी पूरा नहीं आ रहा था। हाँ अब बोर्ड काफी आ रहा है, तो इट इज गुड, है ना? चलो अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। अल्फा पार्टिकल गए और इधर स्ट्रेट गए अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने देखा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए थे। आप, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मुझे सुनो, अपने क्वेश्चंस को अभी रहने दो, पहले मुझे सुनो, फिर ग्रुप पे अपने क्वेश्चन डाल देना यदि कोई क्वेश्चन रह जाए तो। पहले मुझे सुनो, है ना? कितने पार्टिकल चलेगा स्ट्रेट? 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा। एक बात मैं आपको तुरंत बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे पॉइंट देखूंगा।
क्या होता है बेटा, जब अपन जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अपना दिमाग पूरे टाइम क्वेश्चन पूछने में लगा रहता है, इस टाइम ये नहीं सोचता कि टीचर क्या बोल रहा है। तो आप कभी सीख नहीं पाओगे सब्जेक्ट को। लिसनर बनो अच्छे, वो भी तब जब इतने प्रोफेशनल टीचर्स आपके सामने होते हैं। समझ रहे हो बात को बेटा? लिसनर अच्छे बनो, क्योंकि आना वही है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ 99.9% अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। एग्रीड? एग्रीड, ये पॉइंट आप पढ़ के भी आए 9th-10th में। पर यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं भाई, सीधे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते सीधे? अल्फा पार्टिकल का मास जो प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या है, अब अल्फा पार्टिकल दोबारा नहीं होगा, कल हो गया अच्छे से। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो इसका मतलब 4 प्रोटॉन का मास था अल्फा पार्टिकल में। तो आप खुद सोचो, आपसे 4 गुना भारी चीज यदि आपसे आकर के बहुत ज्यादा स्पीड से टकराएगी, तो क्या वो डेविएट हो जाएगी? नहीं होगी, आपको उड़ा देगी और सीधी निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की तुलना में अल्फा पार्टिकल 8000 गुना भारी होता। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना भारी होता है, एग्जैक्टली 1837 टाइम्स भारी होता है। 1837 टाइम, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2000 बोल दिया। तो 4 प्रोटॉन 8000 गुना भारी होते, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं होता। पर आश्चर्य तब हुआ जब कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए। 99.9% of alpha particle went straight without deviation। समझ लो, ये डाटा कहां से आया, इस डाटा को एक बार देखना पड़ेगा। नियरली 99% अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, और मॉड्यूल ने लिखा है 99.9% अल्फा पार्टिकल डेविएटेड। ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। अब सुनना, लगभग लगभग 90% अल्फा पार्टिकल जो थे, या वेंट विदाउट एनी डेविएशन, या ये बोले went without any significant deviation, without any significant deviation। ठीक है बेटा, ऐसे चले गए वो अल्फा पार्टिकल। करेक्ट है बेटा इतनी बार। एंड वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, ये कंफ्यूज करेगा टर्म तुमको, हटा ही देता हूं मैं इसको, चलो छोड़ो। विदाउट एनी डेविएशन ऐसे लिख लो, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, दैट इज 1 out of 20,000 got deviated by a angle more than 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी रदरफोर्ड के लिए, क्योंकि कोई अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो गया, मतलब वो न्यूक्लियस से टकरा, मतलब वो कहीं टकराया एटम में और वापस आ गया। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अकर। यदि थॉमसन का मॉडल अब तक सही मान ले तो बच्चों एक बात सोचो, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो प्रोटॉन आराम से पूरे एरिया में बिखरे हुए थे और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में थे। सोचो यदि अल्फा पार्टिकल जैसी भारी चीज आती, यदि प्रोटॉन से टकराती भी, तो भी उसको अपने साथ लेती हुई चली जाती, लेकिन डेविएशन तो नहीं होता बेटा। पर क्या हुआ कि डेविएशन हो गया। इनफैक्ट रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था, जब वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, तो एक पार्टिकल 180 डिग्री पे आ गया, मतलब इधर कहीं टकराया और वापस आ गया। अब रदरफोर्ड ने बोला इट अपीयर्स एज इफ अ थिन, मतलब ऐसा लगता है, हिंदी में बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, उसके बाद इंग्लिश वर्जन बता दूंगा। ऐसा लगेगा कि एक हाथी को चूहे पे दे मारा और हाथी वापस आ गया। क्या तुम लोग को ये फील आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, है ना? कि तुमसे 4 गुना भारी चीज बहुत ज्यादा स्पीड से आई, तुमसे टकराई, मतलब ऐसा समझ लो आप कि वो एकदम उड़ता हुआ लपक के स्पीड से आया, लपक के स्पीड से आया और तुमसे टकराया और टकरा के वापस लौट गया।
तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात हो जाएगी ना। तुम लोग खली को जानते हो? खली को जानते हो? महाबली खली जानते हो? अब तुम सोचो, खली यदि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुमसे आके टकराए और वापस चला जाए, तो इसका मतलब ये तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। ये कैसे पॉसिबल है यार? ये तो संभव नहीं है। वो तो तुमको उड़ा देता और खुद भी आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ तो रदरफोर्ड को अब आश्चर्य हुआ। उसको लगा यार ये कैसे हो सकता है? हाथी चूहे से टकरा के वापस आ गया यार, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं। इट अपीयर्स एज इफ अ थिन a 4-inch thick shell has uh, thrown on a 4-inch thick shell has been thrown on a thin foil and it has reverted back on me, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। एक 4 इंच मोटी शेल को एक पतली झिल्ली पे दे मारा और वो वापस आ गई, ऐसा लग रहा है। तो रदरफोर्ड को ये बात आश्चर्य हुई कि कैसे अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो उसने कुछ कंक्लूड किया। उसने एक बात कंक्लूड ये करी कि 99.9% पार्टिकल डेविएट नहीं हुए। 99.9% पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, मतलब 0.1% ही पार्टिकल डेविएट हुआ। तो ज्यादातर पार्टिकल डेविएट क्यों नहीं हुआ और पार्टिकल, कुछ पार्टिकल वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब सारे प्रोटॉन एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, तो क्या वो छोटे छोटे चूहे मिलकर के डायनासोर बन जाएंगे? बेटा बड़ा हो जाएगा ना मामला, बड़ा हो जाएगा ना मामला। जल्दी बोलो हाँ ना, है ना बेटा? और वो बहुत 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 छोटे एरिया में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। समझ लो बात को। वो बहुत बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेट हो जाएगा। रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो छोटे एरिया जिसमें ये सारे प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा होता है। उसने कंपैरिजन दिया। उसने कहा कि यदि एटम एक फुटबॉल ग्राउंड है तो न्यूक्लियस फुटबॉल है। इसलिए 99.9% पार्टिकल सीधे चले गए। तो एटम ज्यादातर क्या हो गया? खाली हो गया बेटा। उसने कहा ग्राउंड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहां तो कुछ नहीं है, बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ फुटबॉल के बराबर का ग्राउंड जो है वो सॉलिड है, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी करी बेटा? जल्दी से बोल दो। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। करेक्ट है। आपको कुछ लॉजिकली समझ में आया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कि उसने ऐसा क्यों कंक्लूड किया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, कोई डेविएट नहीं हुआ। ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कोई डेविएट नहीं हुआ, मतलब जगह खाली पड़ी हुई है ना बेटा, मतलब सब स्थान खाली है। लेकिन कुछ वापस आ गए, 0.1% डेविएट हुए। तो क्यों डेविएट हुए? 20,000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ, क्यों हुआ? तो उसने कंक्लूड किया कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेट इन अ वेरी स्मॉल एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इफ न्यूक्लियस इज अ फुटबॉल, atom is a football ground. The size of nucleus is 1 lakh times smaller than the size of the atom. I hope so मैं आपको काम की बातें पूरी समझा पाया हूँ। फालतू की इधर उधर की बातें समझने से बेटा कभी कोई मतलब भी नहीं होता है। तो मैं बहुत काम का बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना बेटा? तो आप इसको उतार लो और उसके बाद में मैं और पॉइंट्स लिख देता हूँ। रदरफोर्ड का मॉडल आगे कंप्लीट करेंगे और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी करें बेटा।
तो बेटा देखा जाए तो थॉमसन मॉडल स्टेशनरी था बेटा, कल बताया था मैंने आपको, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते नहीं थे, एक ही जगह पे रखे हुए थे, है ना। रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। चलो बेटा अब सुनो, ऐसा कुछ होता, देखें तो थोड़ा बड़ा कर दूं उसी को, रदरफोर्ड के मॉडल को, ये मैं एटम बना देता हूं, ऐसी 500 लेयर्स थी, ये न्यूक्लियस होगा, है ना बेटा। हालांकि ये साइज कंपेरेबल नहीं है, ये काफी बड़ा है यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट के बराबर होता है बस। और यहाँ पर मैं बना दूं, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और ये बिल्कुल ऐसे गोल चली जाएगी, है ना, पूरी गोल चली जाएगी, घर से कवर करती हुई गोला लेती हुई, है ना बेटा। और ये भी यूं चली जाएगी पूरी, और फिर आगे जाकर के कुछ ऐसे आ जाएगी। आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेड प्लेट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो इधर से आते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, खैर इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। ये देखो सब स्ट्रेट चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जो टकरा के वापस आने से रहे। ठीक है बेटा, और कुछ चलेगा, कुछ वापस आना, ठीक है बेटा। और इनकी जो संख्या थी वो थी 99.9%, करेक्ट है बेटा। हाउ मॉडल आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। अब सुनो, all positive charge is concentrated in a very small area called as nucleus। मैंने कल भी बोला था called as, मैं ऐसे लिखूंगा, called as nucleus। If nucleus is a football, atom is a football ground। Next point, size of nucleus is 10 की power 5 times smaller than size of atom। ठीक है बेटा। If we consider nucleus and atom as sphere, आपको पता है ना वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 r3। पता है ना बेटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 r3। अब इसके आधार पर मैं आपको बात बताऊंगा, क्या पूरा बोर्ड सबको विजिबल है बेटा,
पूरा बोर्ड विजिबल है बच्चों, है ना? उतार लो आप इसको। स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसको और पीछे कर दूं। ठीक, ठीक है, एकदम मस्त विजिबल है ना बेटा? हाँ ना बोल दो बच्चों, एकदम मस्त विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, नोट इट डाउन फटाफट, जल्दी से नोट कर लें बेटा, फिर मैं और लिख देता हूँ आपके लिए। नोट इट। ठीक, चलो आगे बढ़ते। न्यूक्लियस इज नॉट स्फीयर। न्यूक्लियस नहीं बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अ स्फीयर। व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट ये था कि यदि हम ये कंसीडर करें कि एटम और न्यूक्लियस स्फीयर है, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में कंसीडर किया गया था कि वो गोल है, स्फीयर है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब उसी पॉइंट को आगे मैं बढ़ा रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ एटम, आर बराबर रेडियस ऑफ एटम एंड स्मॉल आर बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10⁵ स्मॉल आर। क्या हम पढ़ चुके हैं ये बात बेटा थोड़ी देर पहले? 1,00,000 गुना बड़ा होता। ओ ये क्या हुआ? वापस आ गई स्क्रीन, डोंट वरी। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, where capital R is radius of atom and small r is radius of nucleus, and relationship between radius of atom and radius of nucleus is r is equals to 10⁵ small r। मैंने बोला था ना, न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है 1,00,000 गुना छोटा होता है, मतलब एटम का रेडियस 10⁵ स्मॉल r हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक। तो क्या मैं यहाँ पर यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो 4/3 पाई 10⁵ आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ। ये इसको मार देगा, आर क्यूब को मार देगा, तो क्या ये 10⁵ हो गया? तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम यदि 10⁵ है तो वॉल्यूम ऑफ रेडियस 1 है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁵ टाइम्स। करेक्ट है बेटा? अब सुनो, एक फॉर्मूला दिया रदरफोर्ड ने, कैसे आया इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें उसने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है 1.33
या इसको एक स्टेप 1.33 की जगह मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक कांस्टेंट लिख देता हूँ पहले। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, where r नॉट इज ए कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है, its value varies from 1.1 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर टू 1.44 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, और इसको एवरेज वैल्यू दे देते हैं 4/3 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। मतलब कई लिटरेचर में सिर्फ यही वैल्यू लिखी होती है, 4/3 into 10 की पावर -13। लेकिन मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में बता रहा हूँ ये बात कि वैल्यू वेरी करती है एक्चुअली 1.1 से लेके 1.44 into 10 की पावर -13 सेंटीमीटर तक इस कांस्टेंट की। लेकिन कई बुक्स इसको सिर्फ यही लिखती है 4/3 into 10 की पावर -13। तो आपको जब सवाल आए तो आप इस वैल्यू को लेके सवाल को सॉल्व करना, 4/3 into 10 की पावर -13 को लेके। ये क्यों बताया कि यदि कोई फैक्ट पूछ ले आपसे कि क्या ऐसा होता है, तो आप कर देना हाँ होता है। समझ ला कौन सी वैल्यू यूज करनी है आर नॉट की, ये वाली। ये क्यों बताया, ये एक फैक्ट है, यदि कोई पागल कभी पूछ ले, वैसे फैक्ट एग्जाम में आते नहीं, लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब सुनो, ये एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कोई एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है बेटा, व्हाट इज ए बता रहे हैं बेटा, एंड ए इज इक्वल टू मास नंबर। ए बराबर होता है मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ एटम, वो उसका मास नंबर होता है। करेक्ट है, वो उसका मास नंबर होता है। इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर एक सवाल देता हूं, आप सवाल करेंगे झटापट फटाफट वाला, जल्दी जल्दी करें प्लीज, समय ना लगाएं। हो गया, नोटेड, वेरी नाइस। चलो अब एक सेकंड, ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आ गया ना। अब मैं एक सवाल देता हूं, आप देखें कितने बच्चे इसको सही करते हैं। मैं आपको कोई आइडिया नहीं दूंगा सवाल के बारे में, मुझे सिर्फ देखना है कितने बच्चे सही करते हैं, मतलब उन्होंने मोल पे कितनी मेहनत करी। व्हाट इज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, करो कैलकुलेट, खुद करो, एल्युमिनियम का रेडियस कितना होता है।
किसी का आंसर आया? हाँ नाइस, कुछ लोगों का आंसर आया। सोल्यूशन भाई, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। मैंने क्या बोला था, वैल्यू कौन सी लेना, 4/3 इंटू 10 की पावर -13। और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 27 मास नंबर की पावर 1/3। ठीक है, एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है, समझ रहे बात को, 27 होता है, तो 1/3, तो दिस विल बिकम 4/3 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3, 3 ने मारा 3 को, बराबर 4 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, बराबर 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, बराबर 4 फर्मी, because 1 fermi is equal to 10 की पावर -15 मीटर्स। तो यदि कोई पूछे कि न्यूक्लियस का रेडियस किस में नापते हैं, तो फर्मी में नापते हैं। एटम का रेडियस किस में नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम या नैनो एंगस्ट्रॉम या अरे हाँ, अभी तो आ रहा है ना, अभी तो आ रहा है ना, दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिख रहा हूँ, हाँ, ठीक ठीक। तो बेटा यदि कोई आपसे पूछे कि रेडियस ऑफ एटम किसमें नापते हैं, तो आप बोल देना एंगस्ट्रॉम में नापते हैं या नैनोमीटर में नापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पता है ना, तो 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर पता है तो 10 की पावर -9 मीटर। फर्मी बराबर तो मुझे पता ही है, 10 की पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर भी होता है, जो कि होता है 10 की पावर -12 मीटर। माइक्रोमीटर होता है, 10 की पावर -6 मीटर। मिलीमीटर होता है, 10 की पावर -, आई होप तो सब लोग पता है। किलोमीटर 10 की पावर 3। तो रेडियस ऑफ एटम जो नापते हैं एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में नापते हैं, और जो रेडियस न्यूक्लियस का नापते हैं फर्मी में, है ना। तो वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट। बेटा सब क्लियर है, सारे कनेक्शन नहीं, नॉट क्लियर स्टिल।
हेलो 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 हेलो, क्लियर? चल, तो यदि कोई पूछे एटम का रेडियस काय में नापते हैं, तो वो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में पूछे ज्यादा वैलिड यूनिट कौन सी होती है, तो नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो खैर ये कुछ बातें थी जो बतानी थी। ये सवाल सबको समझ में आया? जल्दी से हाँ ना कर दो यार। ये सवाल सबको समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, सबको आ गया? स्क्रीन सबको क्लियर आ रही है बेटा? स्क्रीन ब्लर आ रही है? टीवी चल रही है? अभी सब सही आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया। क्लियर है? ओके ठीक है बेटा, चलो। ये वाला सवाल सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, थोड़ा समय वेस्ट हो गया मेरा। जल्दी बताओ, ये सवाल सबको क्लियर है? आएगा तो कर लोगे ना? आएगा तो कर लोगे ना? बस, अब मैं मिटाना चाहता हूँ इसको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी एक ही होती है, कांस्टेंट होती है। फैक्ट है, याद करना। कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई यूज का नहीं। क्या बोला मैंने? सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी एक ही होती है। फैक्ट है, डिराइव किया जा सकता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम वेस्ट है, उस समय को अपन इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसी चीजें सीखने में जो एग्जाम में आती हैं। चलो बच्चों, तो रदरफोर्ड के बारे में कुछ कुछ बातें हमने की, आपको समझ में भी आ गई, है ना? और उन्होंने बोल दिया कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये था बेटा रदरफोर्ड का मॉडल। अब उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक क्या थे? एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, वो क्लासिकल थ्योरी भी बोलते थे। गिवन बाय मैक्सवेल, when a charged particle moves around another charged particle, जब एक चार्ज पार्टिकल, सबको इसी समय मुझे डिस्टर्ब करना है। when a charged particle moves around another charged particle, एक सेकंड बेटा। when a charged particle moves around another charged particle, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है,
It loses energy continuously. वो एनर्जी को लूज करता है कंटिन्यूअसली। जैसे ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। मैक्सवेल ने ये बोला कि यदि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है तो एनर्जी को लूज करेगा। एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, and within fraction of second atom will be destroyed. एटम ही खत्म हो जाएगा because electron will move inside the nucleus. वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, एटम खत्म। सो रदरफोर्ड का मॉडल इस बात को समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों नहीं होगा। समझ रहे बात को? एक बात। दूसरी बात जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेटर ऑन इसी चैप्टर में समझ में आएगी, वो होती है स्पेक्ट्रल लाइंस। सो ही वाज, इस ऊपर वाले से एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया और नीचे ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रीजंस फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना? उसके लिए रीजन नहीं समझा पाया वो, किसके लिए? स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया और स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया, है ना? ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रीजन फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए लीव कर दो, है ना? लीव कर दो इस पॉइंट को, लेकिन लिख लो, क्योंकि भाई बाद में थोड़े लिखेंगे बेटा, अभी अपन स्पेक्ट्रल लाइन 3-4 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा? तो इतनी बात आपको ये लिख लेना है, 2 पॉइंट को। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया और स्पेक्ट्रल लाइंस का रीजन नहीं समझा पाया। ये उसके ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको मैक्सिमम बातें बता दी हैं, शायद कुछ छूटा तो नहीं है। कुछ बातें और भी है रदरफोर्ड के बारे में, लेकिन हाईली इररेलेवेंट है, तो उनके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि शायद हो सकता है फिजिक्स वालों में रेलेवेंट हो। बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फर्मी में नापते हो, रेडियस ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। बता चुका हूं, दोबारा वापस से एक ही बात को रिपीट नहीं करो। ठीक है? नोट कर लो। चलो, इतनी बात सब खत्म हो चुकी है। अब मैं न्यूक्लियस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का उद्देश्य ये था कि वो भी आज खत्म कर लें। आइसोटोप, मास नंबर, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोडाइफर, आइसोस्टर्स, ये सब चीजें हमें खत्म करनी है। पता नहीं कितना समय बचा हुआ है, टाइम ओवर हो गया? ओ 25 मिनट बचा हुआ। मुझे तो कौन बोला टाइम ओवर हो गया? 20 मिनट्स बचा हुआ है। चलो बेटा, तो अब तक का लिटरेचर क्लियर है बच्चों? तो मैं अब आपको न्यूक्लियस के बारे में बताना चालू करूं। अब तक का लिटरेचर क्लियर है? ओके गुड। तो बेटा एक शब्द होता है एटॉमिक नंबर, उसका क्या मतलब होता है? एक शब्द होता है मास नंबर, उसका क्या मतलब होता है? इन चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। तो शब्द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? कोई बच्चा जो बताना चाहे एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज, शाबाश, इट इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एटम। ठीक है, चलो कौन मुझे बताएगा? फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। समझते हो ये क्या होता है? शाबाश बेटा। किसी ने बोला? मैं बोलता हूँ प्रोटियम ग्रेटर देन ड्यूट्रियम ग्रेटर देन ट्राइटियम। This A is Ayushi, B is Babita, that is T greater than T greater than P, D greater than P greater than T. This is Chaya and Dolly is T equal to D equal to P. Which one you like? Okay, everyone likes Dolly. This is correct. बेटा जो प्रोटियम होता है और ड्यूट्रियम होता है और ट्राइटियम होता है, प्रोटियम इज 1H1, दिस इज 3। और जब भी कोई एटम में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे कि मैं इधर ए लिख दूं, यहाँ x लिखूंगा, इधर y लिखूंगा, सो x इज number of proton and y is sum of number of proton plus number of neutron। और कौन बच्चा बताएगा कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? एक वर्ड, एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? मास नंबर। शाबाश। उसके लिए शब्द प्रयोग होता है मास नंबर। सो y इज मास नंबर। सो y बराबर मास नंबर। करेक्ट है बेटा? अब एटॉमिक नंबर के बाद टर्म लिख देता हूं मास नंबर। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A generally. It is sum of number of proton plus number of neutron. Correct है बेटा? Now question is find out order of number of neutron in protium, deuterium and tritium. And answer is P greater than D greater than T. Ayushi. Babita is T greater than D greater than P. Chaya is T equal to D equal to P and Dolly is none. The correct answer is, everybody is saying Babita. This is the correct answer because mass number is number of proton plus number of neutron and mass number of this is 3 minus 1 is equals to 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1 है और यहाँ पर कितना है? टकलू है। ये आपको सर मूल कंसेप्ट में पढ़ा भी चुके होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही है ना बेटा? सर आपको मूल कंसेप्ट में ये बात पढ़ा भी चुके होंगे, मैंने भी एक बार आपको और बता दी। ठीक, जो अच्छा बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वो बेटा इतने पे समझ जाता है और पूरा याद भी कर लेगा और परफॉर्म भी कर देगा।
जो मेहनती नहीं है वो कल आके फिर पूछेगा सर मास नंबर क्या था, मेरे को तो पता ही नहीं, है ना। तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आज ही सब हो रहा है, दैट इज ट्रू। लेट मी सी हाउ मच द मोबाइल इज चार्ज। 67% ओनली, और आईफोन 67% मतलब 15 मिनट। कोई बात नहीं, लाइट इतनी देर के लिए जाती नहीं है, बट चली भी जाएगी तो वी हैव गॉट, इंतजाम है मेरे पास सब चीजों का, डोंट वरी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड बेटा, मैं आपके लिए ही इंतजाम कर रहा हूँ। लो लाइट आएगी, लाइट आ गई बेटा, ठीक है। चल, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइट आ चुकी है और हमें लाइट की जरूरत नहीं है। सब पूरी लाइट सही है ना। मेरे पास और भी एक्स्ट्रा लाइट्स है, लेकिन मैं जलाता नहीं हूँ उनको। अब देखो ये लाइट मैंने जला दी इतनी सारी, क्योंकि मुझे लगता है उन लाइट्स की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। वैसे ही सब क्लियर है। ठीक, चल। तो बेटा आप इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया बच्चों, नोटेड, वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, देखें कितने बच्चे बता पाते हैं उसको जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। मान लो मेरे पास ड्यूट्रियम प्लस है, अल्फा पार्टिकल है, ट्राइटियम प्लस है और प्रोटियम प्लस है। इनका E/M रेशियो का ऑर्डर क्या होगा? मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक तुम लोग आंसर निकालो। क्या बोला मैंने? क्या क्या चीज है मेरे पास? प्रोटियम प्लस, ड्यूट्रियम प्लस, ट्राइटियम प्लस एंड अल्फा पार्टिकल। इनका E/M रेशियो क्या होगा? मेरे पास क्या है? प्रोटियम प्लस मतलब H प्लस, ड्यूटेरियम प्लस मतलब D प्लस, ट्राइटियम प्लस मतलब P प्लस और अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस। अब इसका चार्ज कितना है? 1 यूनिट का चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मास क्या है? एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2 MP। एग्रीड? 2 MP क्यों लिखा? क्योंकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो मैंने 2 MP लिख दिया। बोलो बेटा, हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अब टाइटियम प्लस पे भी मास कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन कितना मास हो जाएगा? 3 MP लिख दूं क्या? MP इज मास ऑफ प्रोटॉन, वेयर MP इज मास ऑफ प्रोटॉन। कल से लेके आज तक कम से कम 7-8 बार बता चुका हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। हीलियम में कितना चार्ज है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई, क्या 4 MP लिख दूं? बोलो हाउ, बोलो हाउ, हाउ। अब सोचो, इसका आप, उसने आपसे पूछा है कि कौन सा ज्यादा कौन सा छोटा, तो आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है? ये है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा H प्लस ग्रेटर देन
ये 2 काटेगा 2 बार, तो ग्रेटर देन डी प्लस इज इक्वल टू हीलियम प्लस प्लस और अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन प्लस। किसका सही था ये आंसर? सच बोलना, झूठ मत बोलना। किसका आंसर ये सही था? सान्वी का, श्रेया का। आज की पीडीएफ श्रेया बना के देगी क्या? रोज क्या होता है ना कि कई बच्चे बना देते हैं पीडीएफ। संजन का सही था, श्रेया बनाएगी आज की पीडीएफ, ठीक है। तो आज श्रेया बना देगी। कल मैंने 2 पीडीएफ 2 बच्चों की पोस्ट करी थी, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था। कल उनमें से कोई एक से बनवा लेंगे, है ना। वैदेही बोर, परागी ने कल बनाई थी। आज तो बेटा वो बना देगी, क्या नाम है उसका, अरे कौन थी अभी नाम भूल गया, संजना, श्रेया बना देगी आज की, है ना। फिर बेटा एक एक करके सबसे बनवा लेंगे, है ना। चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? बाकी बातें तो कोई मतलब की नहीं है। सबसे पहले बोलो y इक्वल, देखना बच्चे मैथमेटिक्स देख बेटा, ये इसको काटेगा, 2 से काटा 4 तो 2 बार आया बेटा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19/2 MP, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19/2 MP। बोल चमका, बोलो चमका, चमक गया, ठीक है बच्चे, है ना। मैं एकदम सरल पढ़ाता हूँ बेटा, कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैटर को, है ना, बहुत सरलता से पढ़ाता हूँ। यदि आप मुझे ध्यान से सुनते रहो ना, आपको एक एक बात समझ में आएगी। ऐसा है, जल्दी से नोट कर लो। बीच में बता दिया, ठीक है, मास नंबर हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया, दोनों पॉइंट बच्चों को क्लियर हो गए, है ना बेटा। चलो एक और सवाल लेते हैं, मजा आएगा। एक और सवाल लेते हैं, आनंद आएगा। अच्छा सवाल देता हूँ एक आपको। कंपेयर द मास नंबर ऑफ Na plus Mg plus plus. Compare the mass number of Na plus Mg plus plus and Mg. Compare mass number of Na plus Mg plus plus. आंसर मैं बता रहा हूं और आप लोग बताना आप में से किसका सही था। Mg बराबर Mg प्लस प्लस ग्रेटर देन Na प्लस इक्वल टू। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता। क्या चमका, क्या चमका तुम लोग को ये बात? एकदम सरल क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज करने वाला। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बच्चों उस समय मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो उतने ही रहते हैं। क्लियर है ना बेटा इतनी बात? चमका, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक टर्म होता है मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन? जो होता है बेटा वो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kgs होता है। सॉरी 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kgs के बराबर होता है, ठीक है ना। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.00750 AMU. This is mass of proton. What is mass of न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है, 1.675 चमका इंटू 10 की पावर माइनस 27 kgs।
ये यदि ग्राम्स में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -24 हो जाएगा। 1.007850 है, 850 AMU, करेक्ट। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to 9.1 into 10 की पावर -31 kgs, and that is given by, that is equals to 0.3 AMU, that is it। याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है इसको, है ना, बहुत काम का चीज है, इसलिए याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है बेटा। अब एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिक वेट? नहीं, एटॉमिक वेट अभी शब्द नहीं बताएंगे, एटॉमिक वेट शब्द बाद में बताएंगे, अभी इतना नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़े तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक टर्म आता है आइसोटोप। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है बेटा? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, दीज आर एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, these are atoms of an element having same number of protons but different mass number। मास नंबर डिफरेंट हुआ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट। thus नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है बेटा और मास नंबर ही डिफरेंट है, तो डिफरेंस काय में आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आएगा। एग्जाम्पल, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल C12 6, C13 6, C14 6। आई होप सो इतने पे समझ में आ जाना चाहिए बेटा, है ना। एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, N14 7, N15 7। तीन एग्जाम्पल बहुत है क्या बेटा? इतने पे समझ में आ जाता है क्या अपन को? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, मतलब इनडायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तीन एग्जाम्पल में बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना। सो दिस वाज अबाउट द आइसोटोप। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टर्म कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। क्या होता है प्लीज डू नोट दैट, उसके बाद हम एटॉमिक वेट शब्द पे चलते हैं। ओके, डन डन। ये था आइसोटोप। फिर एक शब्द होता है आइसोबार, होता है एक शब्द। पहले आइसोबार ले लेते हैं, उसके बाद फिर एटॉमिक वेट पे चलते हैं, है ना। एक शब्द ले लेते हैं आइसोबार। रदरफोर्ड के मॉडल में और भी चीजें मैं आपको थोड़ी बहुत बता सकता था। एंगल जिससे पार्टिकल डेविएट हुए उसका क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल उसका क्या फॉर्मूला होता है। मुझे लगा कि वो सब चीजें कोई काम वाम की नहीं है, फालतू की चीजें है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो रदरफोर्ड के मॉडल के जस्ट बाद में आपको पढ़ा सकता था, वो था डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। कोई बात नहीं, आप याद रखना, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। सरल कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। अब चूंकि अगला टॉपिक चालू हो गया तो इसको खत्म कर लूं। हाँ, आइसो बार बता रहे हैं बेटा। हाँ, वरुण उसका आंसर भी बता रहा है, बहुत बढ़िया वरुण। टाइम भी होने जा रहा है।
आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या होता है? व्हेन मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम बट number of proton is different. Number of proton is different. करेक्ट है बेटा, मास नंबर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है बेटा, या एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसका एग्जाम्पल लें अपन, जब मास नंबर सेम हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो ये हो गया, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना, है ना। ये डिफरेंट है, ये सेम है, तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे? सोचो यार, ये डिफरेंट है, ये सेम है, तो इसका मतलब यदि ये डिफरेंट है और ये सेम है तो इनका माइनस सेम नहीं आ सकता, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो गया। सेम क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स is different but their sum is same, but their sum is same. एग्जाम्पल समझ में आ गया बेटा? फाइंड आउट value of x if a and b are isobar. Find out value of x if a and b are isobar. A 14, x, b 7, b 7. If a and b are isobar. Find out value of x. क्या हम value of x पता लगा सकते हैं? इसकी 14 की जगह नहीं, 14 तो सही है। यहाँ पे मैंने अपने मन से ही क्वेश्चन बनाया है, आई डोंट नो सही है कि गलत है, बट लेट्स ट्राई। एक बात तय है कि यहाँ ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन यदि आइसोबार है तो 14 ही आएगा। बोलो हो, बोलो हो, 14 ही आएगा बेटा। आएगा 14 कि नहीं आएगा, है ना। और मुझे किसकी वैल्यू पता लगानी है? एक्स की वैल्यू पता लगानी है। नहीं पता लगा सकता, मुझे क्या पता, नहीं पता लगा सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए एंड बी आर आइसोबर एंड इन ए number of neutron is 6। अब पता लगा सकता हूँ, अब पता लगा सकता हूँ। अब मुझे पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको 14 करना। अब ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए एंड बी आर आइसोबार। ए की पावर ए, इधर एक्स हो गया, इधर मुझे नहीं पता क्या है, वाई लिख देता हूँ, और बी 7 14 लिख दिया मैंने, तो वाई की वैल्यू 14 हो जाएगी क्योंकि आइसोबार है। और 14 बराबर क्या होगा? 6 प्लस एक्स। क्या चमका सबको कि नहीं चमका? जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या वो 6 प्लस एक्स हो जाएगा? तो 8 आ जाएगा आंसर। अरे मेरे भाई देखो कितना सरल क्वेश्चन है। वाई बराबर कितना होगा बेटा? 14। सिंस ए एंड बी आर आइसोबार, ये लाइन समझ में आई सब लोग को? हाँ ना बोलो, ये लाइन समझ में आई? वाई बराबर 14 सिंस ए एंड बी आर आइसोबार आई। वेरी गुड बेटा। और आपको पता है ना, y बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जल्दी आना बोलो। y बराबर मास नंबर वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और x क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो x प्लस 6 बराबर 14, तो x बराबर 8। अब जिसने नहीं बोला था उसको समझ में आ गया, अब जिसने नहीं बोला था उसको समझ में आ गया। आज का समय भी समाप्त हो गया है, 5:20 हो गए। ठीक है बेटा, आज के लिए विराम लेते हैं, और आप जो है जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। अब कल पढ़ेंगे अपन। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बाय बच्चों।